दोस्तों, अगर आपने कभी एट्रिंग गाइड का नाम सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। टॉपिक ये है कि कंक्रीट हार्ड होता कैसे है। देखो, आपको पता होगा कि जो बॉक्स कंपाउंड्स होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये वाटर के साथ रिएक्ट होके CSH जेल फॉर्म करते हैं। इसे जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड क्रिस्टल भी नहीं है और ना ही ये अमरफस पाउडर है। ये दोनों के बीच का है, मॉडरेट है। और क्योंकि इसमें वाटर अटैच हो गया तो ये गीला होता है, इसलिए इसे जेल कहते हैं। CSH के बीच में जो हाइफन होता है, ये हाइफन का कुछ मतलब होता है। एक्चुअली केमिस्ट्री के दुनिया में इसे लूज फॉर्मुलेशन कहते हैं। मतलब जब कोई ऐसे कंपाउंड्स हो जिसमें जो प्रोपोर्शंस है मॉलिक्यूल्स के, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर उसमें हाइफन डाल के उसे इंडिकेट किया जाता है। तो CSH जेल जो है, इसमें ये पता नहीं होता कि कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सिलिकेट से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रेट से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब ये C3H C2S वाटर के साथ रिएक्ट करता है तभी CSH जेल फॉर्म करता है, प्लस जो बचे कुछ मॉलिक्यूल से वो साइड में आ जाता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता तो इसे हम बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। बट ये बाय प्रोडक्ट अपने में ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ये कंक्रीट में pH वैल्यू मोर देन 13 मेंटेन रखने का काम करता है। अब ये कंक्रीट में pH वैल्यू मोर देन 13 से ये होता ये है कि इससे स्टील में जल्दी जंग नहीं पकड़ता। आप इस pH वैल्यू मोर देन 13 को महसूस कर सकते हो वो ऐसे कि जब हम हाथों से सीमेंट में काम करते हैं तो हमारे हाथ में कट्स आ जाता है, हाथ कट जाता है या जलन हो जाता है, वो इसी pH वैल्यू मोर देन 13 की वजह से होता है। C3H C2S जब भी वाटर से रिएक्ट हुआ तभी CSH जेल फॉर्म हुआ, स्ट्रेंथ मिला, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंक्रीट सेट हो गया। बट जो C3A है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, जब भी ये वाटर से रिएक्ट होता है तभी कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट बनता है और इससे क्या होता है, कंक्रीट तुरंत सेट हो जाता है। कंक्रीट तुरंत सेट हो जाता है, इसे हम फ्लैश सेटिंग के नाम से समझते हैं। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे हम बाकी के एडहेसिव्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक्स वगैरह होता है, जब हम उसे तुरंत अप्लाई करते हैं और तुरंत वो सेट हो जाता है, वैसे ही ये भी काम करता है। बट एक्चुअल में, वास्तव में हमें ऐसा नहीं चाहिए। क्यों? हमें चाहिए कि हम कंक्रीट बनाएं और कंक्रीट को हम साइड तक डिलीवर करें, हम कंक्रीट को प्लेस करें, हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करें, हम कंक्रीट को फिनिश करें, फिनिशिंग दें। तो ये सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए जो समय चाहिए, जो वक्त चाहिए, वो वक्त तो हमें चाहिए। तो क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये C3A है जो वाटर के साथ रिएक्ट होकर तुरंत सेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस C3A को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। हम इस C3A को एक खिलौना दे देते हैं और फिर जितना समय हमें चाहिए सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग, उतना समय के लिए और उतने समय के हिसाब से हम इसे वो खिलौना दे देते हैं कि ये C3 उस खिलौने के साथ खेलते रहता है और हमारा काम होते ही वो खिलौना भी डिप्लीट हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है और फिर C3A अपना काम करता है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट होकर सेट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रिटार्डर का। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही क्लिंकर के साथ जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। जिप्सम रिटार्डर का काम करता है। जिप्सम 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट मतलब कि कैल्शियम सल्फेट के साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। ऐसे जिप्सम को हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं खेतों में। एक होता है हेमी हाइड्रेट, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का आधा पार्ट होता है। ऐसे जिप्सम को हम फ्लैट्स में, रूम में हम जिप्सम प्लास्टर के लिए, जिप्सम पनिंग के लिए यूज़ करते हैं।
फिनिशिंग के काम के लिए। एक होता है डाईहाइड्रेट, इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ। ये जिप्सम का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, कॉरी से ब्रेक करने के बाद जो हम जिप्सम में मिलता है वही होता है ये प्योर जिप्सम। तो ऐसे जिप्सम को सीमेंट में डाला जाता है एज अ रिटार्डर। यही जिप्सम को क्यों डाला जाता है सीमेंट में एज अ रिटार्डर, बाकी के दो को क्यों नहीं डाला जाता, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी जिप्सम काम क्या करता है कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट नेगेटिवली चार्ज होता है। जो C3A है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो सल्फेट जो है वो वाटर में ऐड होते ही डिसोल्यूशन उसका होने लगता है, वो डिप्लीट होने लगता है, वो डिज़ोल्व होने लगता है। सल्फेट आयंस कैल्शियम सल्फेट से बाहर आने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं, और वो क्या होता है, वो C3A के पास जाके एड्जॉर्ब हो जाता है, बैठ जाता है। फिर C3A अब वाटर के साथ रिएक्ट होके फ्लैश सेटिंग नहीं करता। C3A अब सल्फेट के साथ रिएक्ट होके एट्रिंगाइट बनाता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट ट्राइसल्फेट बनाता है। तो एट्रिंगाइट ट्राइसल्फेट होता है, मतलब कि इसमें सल्फेट्स के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी ये एक्सपेंसिव कंपाउंड होता है, जो एट्रिंगाइट होता है वो एक्सपेंसिव होता है। मतलब कि मान लो कि अगर C3A का साइज़ इतना था, तो जब ये एट्रिंगाइट बनाता है सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर, तो ये इतना बड़ा कंपाउंड बनेगा, एक्सपेंसिव बड़ा सा। अभी सल्फेट का जो नेचर है वो डिप्लीट होने का नेचर है, सल्फेट आयंस डिप्लीट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। तो जैसे ही एट्रिंगाइट ख़त्म हो रहा, एट्रिंगाइट से जब सल्फेट्स निकल रहे हैं तो फिर दूसरा सल्फेट आयन आता है, उसके साथ रिएक्ट होकर फिर से एट्रिंगाइट बनाता है, फिर ये भी डिप्लीट होता है, फिर तीसरा सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट होकर फिर से एट्रिंगाइट बनाता है। तो यही एक रीज़न है कि 5% तक हम उसमें जिप्सम ऐड करते हैं सीमेंट में, ताकि हमें उतना समय मिल जाए कि हम ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग कर सकें। ठीक है, तो जब भी सारे सल्फेट्स ख़त्म हो जाते हैं तब जाके ये जो एट्रिंगाइट है ट्राइसल्फेट, ये धीरे धीरे सल्फेट्स इसमें से डिप्लीट होते होते ये ट्राइसल्फेट से मोनोसल्फेट बन जाता है। और ये जो वक्त है ये 24 घंटे का वक्त होता है, मोनोसल्फेट बन जाता है। अभी क्योंकि ट्राइसल्फेट बहुत अनस्टेबल था, क्योंकि सल्फेट आयंस डिप्लीट होता था, डिप्लीट होते होते जब ये मोनोसल्फेट बना तो मोनोसल्फेट बहुत स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। मोनोसल्फेट इतना स्टेबल होता है कि अब इसके बाद कंक्रीट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। इसलिए इस रिएक्शन को पोर्टलैंड सीमेंट का सबसे फाइनल रिएक्शन कहते हैं। इसे हम कहते हैं कि कंक्रीट हार्ड हो गया। यही एक रीज़न है कि कंक्रीट कुछ आवर्स में सेट हो जाता है, बट हार्ड वो एक दिन के बाद ही होता है। अभी C3A के बारे में आपको कुछ ज़्यादा समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम कोई अंडरग्राउंड में जब कोई कंक्रीटिंग करते हैं, जैसे कि हमने पाइलिंग किया या हमने फाउंडेशन किया, तो क्या होता है, सॉइल से घिरा होता है। अगर कोई C3A हार्ड कंक्रीट के अंदर, जो कंक्रीट को कास्ट होकर 2-3 महीने हो गए, कोई C3A अनरिएक्टेड रह गया कंक्रीट के अंदर, और सॉइल के अंदर सल्फेट होता है, सल्फेट, अगर वो सल्फेट किसी तरीके से कंक्रीट में एंटर कर गया और ये सल्फेट उस अनरिएक्टेड C3A के साथ जब रिएक्ट हो गया, तो मैंने क्या बताया, वो एक्सपेंसिव नेचर का कंपाउंड बनाता है ना। जो एट्रिंगाइट बनता है वो ज़्यादा वॉल्यूम का बनाएगा, और जब ये एक्सपेंसिव वॉल्यूम बनाएगा एट्रिंगाइट, तो क्या होता है, कंक्रीट को वो फाड़ देगा, तभी स्पॉलिंग होता है। जब भी स्पॉलिंग होगा फिर वाटर एंटर करेगा और फिर स्टील में जंग पकड़ेगा। इसलिए जब भी हम अंडरग्राउंड कंक्रीटिंग करते हैं तो लो हीट सीमेंट यानी C3A हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि C3A और C3H जो होता है वो ज़्यादा हीट इवॉल्व करता है। तो हम कम C3A वाला सीमेंट यूज़ करते हैं, जिसे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी कहते हैं। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट इसलिए कहते हैं कि अगर सल्फेट गया भी सॉइल के थ्रू कंक्रीट के अंदर, तो उसे उतना C3A ना मिले कि वो उसके साथ रिएक्ट होकर एट्रिंगाइट बना दे। इसी को सुपर सल्फेटेड सीमेंट भी कहते हैं।
इसी का उल्टा होता है, जब अगर हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें ऐसा कंक्रीट चाहिए जो बहुत जल्दी हार्ड हो जाए और वेहिकुलर मूवमेंट उसमें चालू हो जाए इसके ऊपर। तो वैसे टाइम में हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि C3S और C3A का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ा दिया जाता है ताकि फ्लैश सेटिंग हो जाए उसमें। दोस्तों C3S का रिएक्शन जो होता है और वो CSH जेल बनाता है, और C3A सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर जो ट्राई सल्फेट बनाता है एट्रिंगाइट, फिर उसके बाद जब वो मोनोसल्फेट बनता है 1 दिन के बाद, फिर वो सेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स जो है, ये एक्चुअल में दिखता कैसे है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसके लिए इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये जो सारे दिख रहे हैं कोरल्स की तरह, ये एक्चुअल में CSH जेल है, वो इस तरीके से दिखता है। और ये जो बीच में दिख रहा है ये वॉइड से, और ये जो कांटों की तरह दिख रहा है ना, कांटों की तरह, ये एट्रिंगाइट है, एट्रिंगाइट। और ये जो प्लेट्स की तरह दिख रहे, हेक्सागोनल शेप में प्लेट्स की तरह, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और ये जो हेक्सागोनल शेप में जो दिख रहे हैं ऐसे स्टॉक किए हुए फ्लावर्स की तरह, रोज पेटल्स की तरह जो दिख रहा है, वो एक्चुअल में मोनोसल्फेट है। जब ये बनता है तो फिर कंक्रीट हार्ड हो जाता है। इसलिए कहता हूँ नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन।